लास्ट मेरे ख्याल में जाते जाते हम लोगों ने कल देख लो एक बार कौन सा क्वेश्चन किया था। वो एक्स वाला क्वेश्चन था शायद। देखो कल लास्ट ये वाला हो गया था मेरे ख्याल में, इसके आगे है, इसको देखो एक बार, गो थ्रू करो, बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे मुझे सच में डाउट है कि 10th के लेवल पे इसे पूछेगा, बट फिर भी तैयार तो रहना चाहिए हम लोग। ये कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक तो इंटरेस्टिंग बात यहीं पे है कि दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात हो रहा है, दोनों के सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो जो है वो आपको दिया हुआ है 5n+4:9n+6, और बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में ये सेट करो कि अच्छा दो एपी है यहाँ पे, मतलब एक एपी नंबर 1 होगा और एक एपी नंबर 2 होगा। एपी नंबर 1 के मन ही मन हम फर्स्ट टर्म को मान लेंगे ए, कॉमन डिफरेंस को हम मान लेंगे स्मॉल डी। एपी 2 का सिंस ये अलग है तो इसका फर्स्ट टर्म भी अलग होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी अलग होना चाहिए, तो इसके फर्स्ट टर्म को हम बना देंगे कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस को हम सेफली कह सकते हैं कैपिटल डी। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपको गिवन है इसका सम ऑफ n टर्म्स, मान लो कि मैं एस एन ऐसे कर देता हूँ, स्मॉल लेटर सारा स्मॉल तो ये भी स्मॉल, और उसका कैपिटल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एस एन। दिस इज इक्वल्स टू वी आर बीइंग गिवन की 5n+4 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 9n+6 ऐसा हमको दिया हुआ है। ठीक है, और इस सिचुएशन में फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म का मतलब है कि T18 डिवाइडेड बाय T18 ये मेरे से पूछा हुआ है। अब पहले आप इतना चीज देखो कि ये क्लियर होगा कि नहीं। दो एपी है इसलिए पहली एपी का स्मॉल ए स्मॉल डी, दूसरे एपी का कैपिटल डी कैपिटल डी। फिर सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट एपी यानी कि इसका सम ऑफ n टर्म्स का सिंबल ये वाला हो गया एक बार के लिए, सेकेंड एपी के सम ऑफ n टर्म्स का सिंबल मेरे लिए ये वाला हो गया, और इन दोनों के वैल्यू का रेशियो जो है वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5n+4 डिवाइडेड बाय 9n+6। ठीक है, और मुझे उन्हीं दोनों एपी के 18th टर्म का रेशियो बताना है, मतलब स्मॉल T18 डिवाइडेड बाय कैपिटल T18। थोड़ा और अगर विस्तार में बात करूं तो मेरे को ना शायद ऐसा कुछ पूछा हुआ कि a+17 टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाय a+17 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू क्या, सोच के देखो। 18th टर्म अगर आपको चाहिए तो यही तो फॉर्मूला होना चाहिए उसका, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है, और एपी दो अलग अलग है ऐसा हमको बताया हुआ। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब देखो करते हैं सॉल्व इसको। तो सॉल्विंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन से बिगिन करेंगे कि Sn बाई Sn हमारे पास में क्या है, अच्छा 5n+4 बाई 9n+6 ये मेरे पास में है। Sn को उसके फॉर्मूले से यदि खोलेंगे तो क्या निकलेगा, सोचो n/2, इसमें स्मॉल लेटर को इंडल्ज करोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, 2a प्लस बोलो और n-1 इंटू डी स्मॉल वाला डिवाइडेड बाई n/2 और बोलो 2a कैपिटल वाला प्लस n-1 इंटू डी कैपिटल वाला इज इक्वल्स टू आपके पास है 5n+4 बाई 9n+6। ठीक है, वैसे आपके यहाँ पर मन करेगा कि हम n/2 पूरा काट लेते हैं ऊपर का और नीचे, लेकिन मेरा सजेशन है कि पूरा मत काटो। आप ऐसा सोचो कि n काट लो और जो ऊपर हाफ बचा हुआ ना आपके पास में, ठीक है ना, n काटने के बाद अच्छा हाफ जो बचा हुआ उसको आप इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ और यहाँ के हाफ को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सोचना है एक बार। n कट गया आपका, न्यूमरेटर में भी आपके पास बाहर एक हाफ बचा हुआ और डिनोमिनेटर में भी बाहर आपके पास एक हाफ बचा हुआ। वो हाफ जब अंदर जाएगा तो ऐसा कुछ होगा, देखो सोचना, हाफ इंटू 2a, तो मेरे ख्याल में 2 और 2 कट जाएगा इसका, और ऊपर आपके पास में बचेगा स्मॉल ए। फिर वो वाला हाफ इंटू ये वाला पोर्शन, तो मेरे को ऐसा लगता है कि n-1 डिवाइडेड बाई 2 होल थिंग इंटू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई सेम नौटंकी नीचे भी होगा कि हाफ अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल A प्लस आई थिंक n-1/2 होल थिंग इंटू डी, और राइट हैंड साइड में देयर इज नो चेंज एज इट इज पड़ा रहेगा 5n+4 बाई 9n+6। यहां तक पहले महसूस कर लो कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यहां तक अच्छे से एक बार और आप लोग गो थ्रू कर लो, फिर इसका तो एक ही स्टेप है बस।
अब देखो यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो इसके आगे का जो लॉजिक है उसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब सारा मेहनत मशक्कत करके जो भी रिजल्ट मेरे पास में इनिशियली अवेलेबल था उसके बेसिस पर देखो यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां तक हम पहुंचे। अब आपको एक चीज दिमाग में ये डालना है कि यार हमको चाहिए क्या था, तो चाहिए तो हमको ये था लास्ट में। अब ये जो चीज चाहिए था तो मेरे को लगता है कि ए का सिचुएशन हमने अच्छे से सेटल डाउन कर लिया, यही चाहिए था ना फाइनली। तो ए के बगल में 1 चाहिए था, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो तो है हमारे पास, ए के बगल में 1 है ऊपर भी और नीचे भी। डी के बगल में ऊपर नीचे क्या चाहिए था आपको बताओ, 17 चाहिए था, तो ही आपका आंसर आता 18th टर्म का रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी के साइड में जो ये घटिया सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके जगह पर मेरे को क्या चाहिए, 17 चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, 17 चाहिए। अब उसको 17 बनाने के लिए एज आई कैन क्लियरली सी कि डी के बगल वाला जो कोफिशिएंट है वो है तो दोनों में सेम सेम, ऊपर भी और नीचे भी, और उसके जगह पर मेरे को क्या चाहिए, 17 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि नाउ पुटिंग, ध्यान से सोचना, n-1/2 इज इक्वल्स टू 17। मानो कि उसी को अगर मैं 17 ज्यूम कर लूं तो क्या होगा सोचो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, n-1 इज इक्वल्स टू कितना 34 और n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35। इससे मेरे को ये पता चला कि यदि n-1/2 को 17 लिया जाए तो उस सिचुएशन में n का वैल्यू कितना होता है 35। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों इंफॉर्मेशन को इसमें पुट इन कर देना। पुट इन करने से क्या होगा, डी के साइड में 17 आ जाएगा और n के जगह पर आप क्या पुट करेंगे वहां पर 35। तो सॉल्व करने के बाद में आपको वहां से भी कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। इनफैक्ट आप दिमाग में ये भी डाल सकते हो कि अगर इसमें कंफ्यूजन होता है आपको तो आप सीधा n=35 इसमें भी डालो और सॉल्व करके ऑटोमेटिकली यू विल सी कि डी के साइड में क्या आ जाएगा 17। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता था, तो चेंज मेरे ख्याल में हो सकता था कि 18th की जगह कोई और टर्म मांगा होता, मानो कि 20th टर्म का रेशियो मांगा होता, 100th टर्म का रेशियो मांगा होता, 500th टर्म का रेशियो मांगा होता। तो जिस भी टर्म का रेशियो मांगा होता उसके अकॉर्डिंगली इट वुड हैव बीन वेरी क्लियर टू मी कि डी के साइड में मुझे कौन सा नंबर चाहिए। मान लो कि 100th टर्म का रेशियो मांगा होता तो डी के साइड में कौन सा नंबर चाहिए होता आपको 99। तो उस केस में हम क्या करते कि यहां तक तो हम सेम मैनिपुलेशन करते जैसा करते हुए आए हैं और उसके बाद में इसको जो हमने 17 रखा है इसके जगह पर हम क्या रखते हैं 99। क्या बात समझ, सपोज करो कि मेरे को 21st टर्म का रेशियो मांगा रहता है इसके अंदर, तो डी के साइड में उस सिचुएशन में कौन सा नंबर चाहिए होता 20 चाहिए होता। तो मैं जानबूझ के देखो यहां तक तो मैं सेम टू सेम करता, फिर मैं इस वाले पार्ट को 20 रखता, सॉल्व करके वहां से मेरे पास में n आ जाता, जो भी n आता उसको मैं उसमें डाल देता और मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ वैसे काम खत्म हुआ नहीं है, ठीक है ना, एक दो स्टेप और बचा हुआ है बाकी। ठीक है, लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला पार्ट जो है वो ओवर हो गया, ये वाला पॉइंट स्टार रेटेड पॉइंट है, इनफैक्ट वो भी है और आई विल से कि ये वाला भी है कि इसमें भी हाफ को मत काट देना, हाफ को आप आराम से अंदर ले चलो तो एडजस्ट हो जाता है पूरा का। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग को कि n इक्वल्स टू अल्टीमेटली मुझे डालना है कितना 35। सो आई विल से नाउ इसको इनफैक्ट हम चाहें तो इक्वेशन 1 टाइप कुछ मार्क करके रख लेते। ठीक है, और अब कहते हैं देखो क्या, इक्वेशन 1 इंप्लाइज a प्लस डाल डोला के तो ऑटोमेटिकली 17 हो जाएगा और नीचे a प्लस ये भी 17 हो जाएगा इज इक्वल्स टू मेरे को 35 डालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्राई भी करो आप लोग, कितना आता बताओ तो 5 इंटू 35 प्लस 4, नीचे मेरे ख्याल में 9n प्लस 6, तो 9 इंटू 35 प्लस 6, ऊपर कितना आ रहा 179 और नीचे 270 45 270 45 315 315 और 321 आएगा क्या 321 ना 321, ठीक है 321 ये आपका आंसर। ठीक है, और इन केस अगर आपका सपोज करो कि वही टर्म का नंबर चेंज कर दिया रहता कि 17 मतलब 18th की जगह 19th 20th कुछ भी मांगा रहता तो एक छोटा सा चेंज आपको करना है बस इस वाले पॉइंट पे और फिर ध्यान से मैनिपुलेशन करो आंसर। ठीक है, ओके चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, इसको देखो एक बार। अच्छा, पिछले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है, अंतर को ऑब्जर्व करो आपके क्या डिफरेंस है। यहाँ देखो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों एपी में n लेना है लेकिन एपी अलग अलग है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको
कि नंबर ऑफ टर्म्स को एक बार आपको m लेना है और एक बार आपको n लेना है, लेकिन AP आपका सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसे कुछ कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म को मन में अज्यूम कर लो कि E, कॉमन डिफरेंस को मन में अज्यूम कर लो कि D, और रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ AP इज दिस। इसको आई विल इंटरप्रेट कि एक बार मेरे को m टर्म्स तक लेना है और एक बार मेरे को n टर्म्स तक लेना है, और रेशियो मेरे को कितना दे रखा है, m²/n²। तो ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया, और मुझे प्रूव करना है कि शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज ये वाला, यानी कि Tm डिवाइडेड बाय Tn। आई एम सपोज टू शो कि उसका आंसर होगा 2m - 1 बाई 2n - 1। ये टू प्रूफ है मेरे लिए। एक बार पहले इतना देखो, सोचो कि आया समझ। एपी एक ही है, इसीलिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, सेम एपी का एक बार m टर्म्स लेना है और एक बार कितना टर्म्स लेना है, आपको n टर्म्स लेना है, उसका रेशियो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, और लास्ट में आपको mth और nth टर्म का रेशियो ये वाला प्रूफ कर, ठीक है। बिगिन करते हैं इसको भी फिर। अगर हम इस वाले आइडिया को एक्सप्लोर करें, Sm/Sn इज इक्वल्स टू m²/n², तो देखो क्या हो जाएगा। Sm का फॉर्मूला मेरे ख्याल में m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d होल थिंग डिवाइडेड बाय आई थिंक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर m²/n², ठीक है। 2 पहले गया, एक m चला गया, एक n और एक n चला गया। अब बचा आपके पास में, देखो क्या, 2a प्लस m-1 इंटू डी, और नीचे आपके पास में है 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड दिस इक्वल्स टू आपके पास में है m डिवाइडेड बाई n। चलेगा मेरे ख्याल। यहाँ से प्लेन एंड सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे ख्याल में ये पूरा एक्सप्रेशन n से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा एक्सप्रेशन m से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको n से मल्टीप्लाई करके सोचो क्या आएगा आपके पास, 2an प्लस ये n आके इसके बगल में यहाँ चिपकेगा, तो n इंटू m-1 इंटू डी, और ये वाले m से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 2am प्लस m आके यहाँ चिपकेगा, तो m इंटू n-1 इंटू डी, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक तरफ करने का प्लान करते हैं, तो इसको और इसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2an माइनस 2am इज इक्वल्स टू, इसको भी अंदर ले चलो, तो आई थिंक mn माइनस m ब्रैकेट d, और इसको उस तरफ ले चलो और पहले अंदर भी सोच लो, तो उधर जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, और इसको अंदर कर लोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में mn माइनस n इंटू डी, ऐसा कुछ। यहां से 2a कॉमन, तो अंदर बचेगा n माइनस m, यहां से मेरे ख्याल में d कॉमन, तो आपके पास बचेगा mn माइनस m माइनस mn और माइनस माइनस प्लस n। अब थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो mn तो ऐसे स्वाहा हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बचा हुआ क्या है यहाँ पर आपके पास में n माइनस m, और यहाँ पर भी बचा हुआ शायद से n माइनस, तो ये दोनों का दोनों मेरे ख्याल में कैंसल्ड ऑफ। यहाँ से बचेगा आपके पास में 2a इज इक्वल्स टू d, इसको कुछ मार्क करके छोड़ दें, ये कंडीशन टाइप आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके आगे अब मुझे एक्सप्लोर करना था आपके tm और tn टर्म के रेशियो के लिए, ठीक है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। नाउ tm डिवाइडेड बाय tn इज इक्वल्स टू a प्लस m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय अगेन a प्लस n-1 इंटू डी, और जो इक्वेशन 1 में कंडीशन आया ना आपके पास में, इसको यूज कर, कि d के जगह पर आप बिठा सकते हो 2, सो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस m-1 इंटू यहाँ पर 2, और नीचे आएगा आपके पास में a प्लस n-1 इंटू यहाँ पर भी 2, ठीक है। दोनों में से a कॉमन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस m-1 इंटू 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, नीचे भी वैसे ही a कॉमन ले सकते हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 प्लस n-1 इंटू 2, a गॉन मेरे ख्याल में, 2 को धीरे से अंदर ले चलो दोनों में, दिस इज इक्वल्स टू
1 प्लस मेरे ख्याल में ऊपर हो जाएगा 2m माइनस 2, नीचे भी हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 प्लस 2n माइनस 2। अब ये दोनों और ये दोनों सिंप्लीफाई होगा, दिस विल बिकम 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस, ये आपका आंसर। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000, 12,000 का ट्रैक्टर उसको पड़ने वाला था, मतलब पड़ा वैसा कुछ। ही पेज ₹6,000 and agrees to pay the balance in annual installments of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost? ठीक है, अब इसको थोड़ा समझो कि कहानी चल क्या रहा है। कहानी ऐसा चल रहा है कि 12,000 का ट्रैक्टर था, लेकिन जो भी कोई इंसान है उसके पास में 12,000 था नहीं, तो उसने बोला कि ठीक है अभी मेरे पास 6,000 है, ये आप ले लो, और बचा हुआ जो 6,000 है आपका वो हम इंस्टॉलमेंट में देंगे और एक एक साल के बाद देंगे। एक साल के बाद 500 रुपया देंगे, फिर एक साल के, अच्छा 500 नहीं, प्लस इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, ठीक है। फिर से एक साल के बाद में वापस 500 प्लस इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। ऐसा कुछ समझो कि डीलिंग हुआ इनके बीच में, ठीक है, और ये चलता जाएगा जब तक ये 6,000 कवर अप नहीं हो जाता, ठीक है। अभी इसमें क्या है, देखो सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा हमारे कैलकुलेशन पे कि टोटल वैसे तो उसको 12,000 पे करना था, अगर डे 1 पे उसके पास में 12,000 होता तो दे दिया, ट्रैक्टर ले लिया, घर चला गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर क्या कि देना तो उसका ऑब्लिगेशन था 12,000 का, बट 12,000 था नहीं उसके पास। उसके पास में उस दिन कितना पैसा था, सिर्फ 6,000 रुपए, ठीक है। तो 6,000 दे दिया, ट्रैक्टर घर ले आया, 6,000 अभी भी लेकिन उधार है उसके नाम पे, ठीक है ना। और थोड़ा सा डेट वेट के साथ में भी खेलेंगे ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए। मान लो कि ये वाला 1 जनवरी 2001 को हो रहा है, ऐसे रैंडमली मान रहे, ठीक है। तो एक साल के बाद में क्या होगा कि आपको 500 रुपए प्लस इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट देना है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2001 को अनपेड अमाउंट आपका कितना था, 6,000 रुपए एक साल के लिए। ये जो एक साल पार हुआ आपका, और फिर ये वाला डेट कौन सा होगा सोचो, ये फिर से होगा 1 जनवरी, ईयर कौन सा हो जाएगा 2000, ये समझ में आ रहा है। तो ये जो आपने 2001 से लेके 2002 तक का ईयर पार किया, इस पीरियड में कितना रुपया कर्जा था आपके माथे पे, 6,000 रुपए। तो यहाँ पर जो आप पेमेंट करोगे ना इस वाले में, वो ऐसा होगा, देखो इट विल बी 500, मतलब ये वाला पार्ट तो खत्म, अभी इसका बात करें, 500 प्लस इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ देखो 12%, सो 12/100 समझना ध्यान से, इनटू इट विल बी 6,000। देखिए ये जो पीरियड आपने पार किया, इसमें आपके माथे पे कर्जा कितना रुपए का था, 6,000 का था, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2002 को आपने 500 रुपए फ्रॉम द प्रिंसिपल रिपे कर दिए, ठीक है। अब जो फर्दर आप एक साल पार करोगे, अगला ट्रांजेक्शन आप कब जाके करोगे, फिर से बताओ, 1 जनवरी 2003 मेरे ख्याल, ठीक है ना। अब आप सोचो ध्यान से कि ये जो 1 ईयर का पीरियड पार हुआ, जब 2001 से 2002 के तरफ आप जा रहे थे तो आपके माथे पे कर्जा था 6,000 रुपए का, लेकिन 1 जनवरी 2002 को आपने 500 रुपए का रिपेमेंट कर दिया उसको, ये प्रिंसिपल में काउंट होगा आपका। तो अगला जो एक साल का पीरियड है 2002 से लेके 2003 तक का, उस पीरियड में कर्जा कितना है आपके माथे पे, 5,500। तो यहाँ पर जो पेमेंट होगा ना, उसमें ये 500 तो फिक्स है क्योंकि ये तो प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जो इंटरेस्ट वाला आपका पार्ट है, दैट विल बी 12/100 इंटू इट विल बिकम 5,500। आया बात समझ, क्योंकि इस ड्यूरेशन के लिए तो ड्यू आपके माथे पे इतना का ही था ना, ठीक है। फिर जो सपोज करो कि एक साल के बाद में वापस से आप जाके रिपेमेंट करोगे, सोचो तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, तो इट विल बी 500 प्रिंसिपल रिपेमेंट, और यहां पर जब आप 500 रुपए और वापस कर दिए, तो अब आपका जो प्रिंसिपल ड्यू है, जो कर्जा है आपके माथे पे फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, इट विल बी ओनली 5,000, ठीक है ना। तो 12/100 इंटू 5,500 की जगह कितना लिखोगे, 5,000। फिर जो उसका अगला बनाओगे वो क्या होगा, 500 प्लस 12/100 इंटू 4,500। ऐसे कर करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यू विल सी कि धीरे धीरे ये जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो। आया बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। तो पॉइंट है कि 500-500 रुपया दे दे के जब तक 6,000 चुका नहीं दोगे तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। आया बात समझ। तो
500 रुपया देके 6000 चुकाने में कितना साल लग जाएगा? तो 6000 डिवाइडेड बाय 500, 12 साल लग जाएगा। है बात समझ? तो इस टाइप का कितना एक्सप्रेशन हम, ये कितना टर्म डेवलप करेंगे हम? 12 टर्म डेवलप करेंगे, ठीक है ना। अब हमको करना है टोटल कैलकुलेशन कि ओवरऑल ये ट्रैक्टर उसको एक्चुअली जो सिर्फ 12,000 का पड़ना चाहिए था, लेकिन इस वाले स्कीम की वजह से ओवरऑल वो कितने का पड़ा, ये हमको बताना है, ठीक है। तब उसमें देखो कौन सा टर्म को कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से सोचना। ये वाला तो डे 1 पे ही पे हो गया था, तो उतना तो दिया ही है। 500 करके कितने बार दिया है? 12 बार दिया है, और वो मिला के भी कितना होगा? 6000 होगा। तो 6000 यहाँ का, ये 500 का कैलकुलेशन 6000, 6000 प्लस 6000 कितना हो गया? 12000। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बचता है वो किसका बचता है? 12/100 इंटू 6000, 12/100 इंटू 5500 एंड सो, इस वाले का कैलकुलेशन बचता है। और इस वाले का कैलकुलेशन में टर्म कितना आया होगा पहले वो सोच लो एक बार। 12 टर्म आया हो कि 12 वाली ये रिपेमेंट हुआ तो उतना ही टर्म भी होगा आपके पास। तो इसका जो कैलकुलेशन का टेक्निक है ना वो आप देखना ध्यान से। 6000 रुपया जो आपने डे 1 पे दे दिया, प्लस 12 इंटू 500 जो आपने इंस्टॉलमेंट में पे किया, प्लस जो इंटरेस्ट वाला पैसा है आपका, ठीक है ना, उस इंटरेस्ट वाले पैसा के लिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो जो ये वाला नंबर है ना, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, राइट। पहले 6000 है, फिर 5500 हो गया, अगले वाले में 5000 हो जाएगा, उसके अगले वाले में 4500 हो जाएगा। लेकिन सब के बाहर आई कैन कॉन्स्टेंटली सी कि 12/100 एक मल्टीप्लाइड। तो व्हाट आई विल डू इज कि कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल रखने के लिए 12/100 वाला जो पोर्शन है ना, दैट आई विल टेक कॉमन। सब में से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आया होगा मेरे पास में? 6000 प्लस 5500 प्लस 5000 और प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स? तो अप टू 12 टर्म्स। देखो आया समझ में? आया समझ? एक्चुअली टर्म तो क्या है कि इसके साथ ही इन्वॉल्व करके बना होगा, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए आई कैन टेक कॉमन 1200 फ्रॉम एवरीवन, चलेगा। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, देखो ये वाला 6000, ये वाला भी मिला के 6000 होगा, दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपके लिए? 12000 प्लस 12/100 को यूं ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में सोचो आप, ये जो ब्रैकेट के अंदर में नंबर्स आपने लिखा है, तो यू विल फाइंड कि यार ये लोग ना एपी में, जिस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो रहा है बताओ? 6000, और कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है बताओ? -500, क्योंकि 500 से कम हो रहा है बात समझ। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसके अंदर में? 12। अभी ये सारे इंफॉर्मेशन से जो ब्रैकेट के अंदर का मसाला है उसका आपको सम टोटल करना हो, ठीक है ना। तो n/2 यानी कि 12/2, 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 6000, फिर नंबर ऑफ टर्म्स 12 है तो प्लस 11 इनटू कॉमन डिफरेंस दैट इज -500, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन खत्म करना मेरे को, तो 12 का 1 काट लो 6, ठीक है। दिस इज 12,000 प्लस मेरे ख्याल में 12/100 होल थिंग इनटू ये वाला कितना हो जाएगा? ये 6 इंटू 12,000 माइनस ये कितना होगा? 5500, ठीक है। और 12,000 माइनस 5500 कितना हो जाएगा? 6,500। तो यहाँ से 12,000 प्लस 12/100 इंटू 6 टाइम्स ऑफ क्या, मेरे ख्याल में 6,500, सही कह रहा हूँ क्या? 0 0 स्वाहा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो तो ये कितना आ रहा है? 12,000 प्लस 4,000 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, सो ये आएगा आपके 4680, बस सब मिला के क्या हो जाएगा आपके 16,680। तो स्कीम चेंज करने से देखो आपको 4,680 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, लेकिन फायदा भी हुआ, पूरा पेमेंट आपको 12 साल के पीरियड में करना था, एक साथ नहीं करना था, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर कि ओवरऑल ट्रैक्टर जो है वो इतने का पड़ा। कोई पूछ ले कि ओवरऑल एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ा, तो दिस माइनस ट्रैक्टर का एक्चुअल कॉस्ट 12,000, तो उससे आपको मिल जाए, ठीक है। सो इसी साथ में एपी आपका पूरा खत्म, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन सब ओवर।